नमस्कार दोस्तों। काल्पनिक के सहसंबंध गुणांक के अंतर्गत इस व्याख्यान में हम काल्पनिक के सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की लघु विधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने ये जाना कि सहसंबंध क्या है, सहसंबंध की क्या श्रेणियां हैं, स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, और उसके बाद में कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक के बारे में हमने शुरुआत की थी। और पिछले दो व्याख्यानों में हमने ये जाना था कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का संकेताक्षर क्या है, कौन कौन सी विधियां हैं, जैसे कि हमने जाना था कि प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि, और इसे कार्ल पियर्सन ने इजाद किया था, प्रतिपादन किया था, इसलिए कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक कहलाता है। और यह एक आदर्श माप है क्योंकि समांतर माध्य और प्रमाप विचलन के आधार पर ज्ञात किया जाता है, इसलिए यह सहसंबंध ज्ञात करने की सर्वोत्तम रीति है। इसकी दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, मुख्य रूप से दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि। प्रत्यक्ष विधि के बारे में हमने इससे पूर्व के व्याख्यान में विस्तार से जाना और एक उदाहरण लेके भी हमने हल किया था। और प्रत्यक्ष विधि का सूत्र आपके सामने दिख रहा है। मूल सूत्र है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक बराबर समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, जो सरल रूप में जिसको हम देखते हैं और अधिकतर जिसे हम काम में लेते हैं जब सरल प्रश्न दिया होता है, तो जो अंत में ये लिखा हुआ ये वाला उपयोग करते हैं। स्मॉल आर इज इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन रूट में समेशन डी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय समेशन डी स्क्वायर वाई। और इसके बाद में हमने एक इसकी प्रक्रिया क्या है उसके बारे में जाना था और एक उदाहरण लिया था जिसे हमने हल किया था। आज हम एक सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की लघु रीति क्या है, अर्थात कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की लघु रीति किस प्रकार से विस्तारित की है उसके बारे में जानेंगे। लघु रीति के अंतर्गत जो सूत्र है वो विस्तार रूप होता है, जो कि हमने प्रत्यक्ष विधि में देखा था, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत जब हमने सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया था तो उस समय केवल समेशन डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर एक्स इंटू समेशन डी स्क्वायर वाई, यही किया था और यही इसका सूत्र है। लेकिन देखिए, इस विधि के अंतर्गत जब हम सवाल को हल करते हैं तो हमें कॉलम बनाना पड़ता है डी एक्स और डी स्क्वायर एक्स, फिर डी वाई और डी स्क्वायर वाई, उसके बाद में डी एक्स और डी वाई का गुणा, और इसके बाद में हमने जोड़ केवल समेशन डी स्क्वायर एक्स की समेशन डी स्क्वायर वाई की और डी एक्स डी वाई की गुणा की जोड़ की थी। हमने समेशन डी एक्स की नहीं किया था, अर्थात डी एक्स की जोड़ नहीं की थी और डी वाई की भी जोड़ नहीं की थी। लेकिन ये कॉलम यहाँ पे खाली बोल रहे हैं और प्रत्यक्ष विधि में इनका उपयोग नहीं होता है। पर क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनकी जोड़ यदि लगाई जाती है तो वो जीरो ही आएगी। यदि हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल करते हैं और गलती से आपने लघु विधि का ये सूत्र लिख दिया तो भी ये जो पोर्शन है वो जीरो हो जाएगा, ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, ये पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में केवल ऊपर समेशन डी एक्स डी वाई बचेगा और नीचे रूट में समेशन डी स्क्वायर एक्स और समेशन डी स्क्वायर वाई बचेगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जब हम किसी भी श्रेणी का विचलन उसके वास्तविक समांतर माध्य से, अर्थात एक्स बार से, एक्स श्रेणी है तो एक्स बार और वाई श्रेणी है तो वाई बार से निकालते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसकी जोड़ जीरो हो जाएगी। समेशन डी एक्स भी जीरो होगा और समेशन डी वाई भी जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब किसी भी श्रेणी के समांतर माध्य से उस श्रेणी का विचलन ज्ञात किया जाता है तो वह उसकी जोड़ जीरो आती है, क्योंकि समांतर माध्य किसी भी श्रेणी का बराबर बीच का बिंदु या बीच का अंक होता है। तो
ये वही अंक होता है, जैसे मैं आप अक्सर उदाहरण देता हूँ कि शोले मूवी में यानी शोले फिल्म में असरानी जब जेल का निरीक्षण कर रहे होते हैं उस समय जो उनके पास सिपाही होते हैं, मान लेते हैं 6 थे, तो वो अपने सिपाहियों को कहते हैं सिपाहियों फॉलो मी, और आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि आधे सिपाही दाईं तरफ जाओ, आधे सिपाही बाईं तरफ जाओ और बाकी बचे हुए मेरे पीछे आओ। तो आप बताइए, मान लेते हैं उनके पीछे 6 सिपाही आ रहे थे, तो आधे चले गए दाईं तरफ यानी 3 दाईं तरफ चले गए और 3 बाईं तरफ चले गए, तो पीछे क्या रह गए? 0। अर्थात असरानी खुद अकेले ही जाते हैं और पीछे वो सोचते हैं मेरे पीछे कुछ आ रहे हैं, लेकिन असली में कोई आ नहीं रहा होता है। तो वही एक्स बार है, अर्थात एक्स बार किसी भी समक श्रेणी के पदों को आधे इधर कर देता है, आधे इधर कर देता है। तो एक को प्लस मान लो और दूसरे को माइनस मान लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्लस में से माइनस घटाए तो बराबर है संख्याएं, तो 0 आएगा। यही कारण होता है कि dx और dy की जोड़ जो है वो 0 आती है, यानी dx की जोड़ भी 0 आती है और dy की जोड़ भी 0 आती है। समेशन dx जो 0, समेशन dy 0। इसलिए सूत्र में यदि ये सूत्र गलती से लिख भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रत्यक्ष विधि से जब हल करते हैं तो इसी तरह का सूत्र लिखना चाहिए और इस सूत्र से ही हल करना चाहिए। चूंकि हम लघु रीति के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए कॉलम सेम ऐसे ही बनेंगे जितने इसमें बनाए गए हैं, यानी कि x श्रेणी और y श्रेणी को लिख देंगे। उसके बाद में हम dx ज्ञात कर देंगे, dy ज्ञात करेंगे, dx का स्क्वायर करेंगे, dy का स्क्वायर करेंगे और dx और dy को गुणा करके उसकी जोड़ करेंगे। लेकिन अंतर होगा कि जब विचलन ज्ञात किए जाएंगे तो विचलन हम समांतर माध्य से नहीं ज्ञात करेंगे, विचलन हम कल्पित माध्य से ज्ञात करेंगे। अर्थात एज्यूम मान, पहले से हम कल्पना कर लेंगे कि यही हमारा इस श्रेणी का माध्य हो सकता है। इस आधार पर dx की जोड़ 0 आने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि यदि हमने कल्पित माध्य जो माना है वो ही वास्तव में समांतर माध्य भी निकल जाए संयोग से, तो 0 आएगी, अन्यथा 0 नहीं आएगी। जब 0 नहीं आएगी तो इसका मतलब है इसकी जोड़ भी हमारे यहाँ पे मायने रखती है और dx और dy दोनों की जोड़ मायने रखती है। अर्थात विचलनों का जोड़ भी इस सूत्र में जुड़ जाता है। इसी कारण से जो ये सूत्र है वो बड़ा होके इस तरह से बन जाता है। अर्थात मैंने आपको बताया था कि यदि प्रत्यक्ष विधि होती तो समेशन dx dy अपॉन अंडर रूट समेशन d स्क्वायर x समेशन d स्क्वायर y, इतना ही रहता है। लेकिन चूंकि ये जितने भी कॉलम हैं वो हम लघु रीति द्वारा हल कर रहे हैं, इसलिए कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात किए जाएंगे। तो कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात कराए तो कल्पित माध्य और समांतर माध्य में अंतर हो सकता है, इसलिए प्रत्येक कॉलम की जोड़ हमारे लिए महत्व रखती है। इसलिए सभी जितने भी कॉलम हैं उनकी जोड़ यहाँ पे इस सूत्र में जुड़ जाएगी। तो पहले समेशन dx dy था, उसमें जुड़ जाएगा माइनस समेशन dx गुणा समेशन dy बटा n, और उसके बाद में इसके डिवाइडेशन में हो जाएगा समेशन डी स्क्वायर एक्स था, उसमें हो जाएगा माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू समेशन डी स्क्वायर वाई के साथ माइनस हो जाएगा समेशन डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब देखिए समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर किया है, यानी समेशन डी स्क्वायर का स्क्वायर किया है, और समेशन डी वाई का भी हमने स्क्वायर किया है, लेकिन एन का स्क्वायर यहाँ पे नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे हमने मूल सूत्र जो देखा था वो इसमें यहाँ पे भी एन होता है। क्योंकि ये जब एन होता है तो ये वाला यहाँ पे नहीं होगा। आप देखना मूल सूत्र जब जहाँ से शुरुआत होती है तो यहाँ पे एन हो जाता है, तो ये भी स्क्वायर में होता है, ये भी स्क्वायर में होता है, ये एन हट जाता है। चूँकि यहाँ पे हम स्क्वायर इसी का कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसका कारण ये होता है कि हम स्क्वायर में से ही ये घटा रहे हैं। ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रूट में है, रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर होता है तो उसका मूल पद में लाने के लिए स्क्वायर, रूट के अंदर है तो उसको स्क्वायर कर में लिखना आवश्यक होता है। इसी तरह से कार्ल पियर्सन ने अपने इस सहसंबंध गुणांक का इजाद किया था, इस रीति का इजाद किया था, इस सूत्र का इजाद किया था। इस सूत्र को मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा आपको कि इसका संकेताक्षर R होता है कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का, और इसका जो सूत्र है वो है समेशन डी एक्स डी वाई माइनस
समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन एन डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर एक्स माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू समेशन डी स्क्वायर वाई माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये पूरा सूत्र है जो कि लघु रीति में काम आएगा। इसमें वापस मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये समेशन डी एक्स डी वाई क्या है, तो समेशन डी एक्स डी वाई जो है वो डी एक्स और डी वाई का गुणा करके उसकी जोड़ है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि डी एक्स और डी वाई का गुणा करके जोड़ करेंगे, यहाँ तक तो ठीक है, ये तो सिंपल प्रक्रिया है जो कि प्रत्यक्ष विधि में भी थी। लेकिन डी एक्स और डी वाई ज्ञात कैसे करेंगे उसके लिए जरा देखिएगा। डी एक्स जो ज्ञात करने का तरीका प्रत्यक्ष विधि में होता है एक्स माइनस एक्स बार, लेकिन यहाँ पे एक्स माइनस ए एक्स होगा, अर्थात हम एक्स श्रेणी से एक ऐसे पद को जो कि बीच में आ रहा हो उसको हम क्या मान लेंगे, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य मतलब एज्यूम मीन। अब चूंकि यहाँ पे ए एक्स लिखा है इसका मतलब एक्स श्रेणी का कल्पित माध्य। ए मतलब यहाँ पे एज्यूम मीन होता है, कल्पित माध्य, और एक्स श्रेणी का इसलिए ए एक्स लिखा है। और डी वाई कैसे ज्ञात करेंगे, हम प्रत्यक्ष विधि में ज्ञात कर रहे थे डी वाई इजिकल टू वाई माइनस एक्स वाई बार, लेकिन यहाँ पे वाई माइनस ए वाई होगा। ए वाई मतलब वाई श्रेणी का कल्पित माध्य, और वाई श्रेणी का कल्पित माध्य भी हम ऐसे मानेंगे जो कि बीच में आ रहा हो और कॉमन जैसा हो या लगभग बीच में आ रही हो संख्या। इस तरह के हम अपने मन से अपनी कल्पना से मध्य को मान लेंगे और उससे हम पूरी श्रेणी का अंतर विचलन ज्ञात करेंगे। अंतर जब ज्ञात करेंगे तो उसके साथ बीजगणितीय चिन्ह रखेंगे, अर्थात माइनस का है तो माइनस लिखेंगे, प्लस का है तो प्लस लिखेंगे। इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। और फिर हमारे पास अगला क्या होगा, समेशन डी एक्स, जो कि ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो समेशन डी एक्स जो है और समेशन डी वाई वो क्या होगा, समेशन डी एक्स का मतलब है डी एक्स का जोड़ और समेशन डी वाई का मतलब है डी वाई का जोड़। लेकिन ज्ञात कैसे करेंगे डी एक्स, जैसा हमने यहाँ पे बताया उसी तरह से, अर्थात डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स, यानी कि एक्स श्रेणी में से कल्पित माध्य को घटाकर एक नया कॉलम बना लेंगे जिसे हम डी एक्स कहेंगे। इसी तरह से वाई श्रेणी के लिए भी डी वाई ज्ञात करने का तरीका होगा, उस श्रेणी में से चुने गए एक कल्पित माध्यम में से पूरे वाई के पदों का अंतर ज्ञात करते हुए बीजगणितीय चिन्हों के साथ में लिख लेंगे, वो हमारा डी वाई होगा और उसकी जोड़ हो जाएगी समेशन डी वाई। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है समेशन डी स्क्वायर एक्स और समेशन डी स्क्वायर वाई। तो समेशन डी स्क्वायर एक्स क्या होगा, डी एक्स का वर्ग करके, अर्थात डी एक्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डी स्क्वायर एक्स हो जाएगा और फिर उसकी जोड़ कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगी, समेशन डी स्क्वायर एक्स। यानी डी एक्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स और उसकी जोड़ करेंगे तो समेशन डी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक इसी तरह से डी स्क्वायर वाई भी होगा, डी वाई को वर्ग कर लेंगे, अर्थात डी वाई को डी वाई से गुणा करेंगे तो वो डी स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर उसकी जोड़ करेंगे तो समेशन डी स्क्वायर वाई हो जाएगा और n पदों की संख्या होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसकी रीति के बारे में जानेंगे कि ये किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वैसे तो सारणी बनानी होती है और सारणी कैसे बनती है, जैसे कि हमने प्रत्यक्ष विधि में बनाई थी उसी तरह से बनेगी, लेकिन अंतर होगा तो केवल डी एक्स और डी वाई ज्ञात करने का अंतर होगा। इसके अलावा सारी, यानी पहले हम एक्स के लिए 3 कॉलम बना लेंगे, फिर वाई के लिए 3 कॉलम बना लेंगे और उसके बाद में डी एक्स और डी वाई का गुणा कर लेंगे, अर्थात हम पहले एक्स श्रेणी लिखेंगे उसके बाद में डी एक्स ज्ञात करेंगे एक्स माइनस ए एक्स से और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, अर्थात डी एक्स का स्क्वायर कर देंगे और फिर ये बन जाएगा। उसके बाद वाई श्रेणी के लिख देंगे एज इट इज, उसके बाद में डी वाई ज्ञात करेंगे अर्थात वाई माइनस ए वाई अर्थात कल्पित माध्य से और उसके बाद में उसका स्क्वायर कर देंगे, डी स्क्वायर वाई हो जाएगा। फिर इस कॉलम यानी कि डी एक्स कॉलम को और डी वाई कॉलम को गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे और इनकी जोड़ कर देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, ये कॉलम बना लेंगे सारणी के और फिर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, ज्ञात करने का तरीका, यानी कि प्रत्येक श्रेणी में से
अपनी श्रेणी में से ही एक पद को कल्पित माध्य मानकर उसका विचलन ज्ञात कर लेंगे। डी एक्स के लिए डी एक्स श्रेणी में से एक पद ले लेंगे बीच का, और उससे उसको हम कल्पित माध्य मानते हुए डी एक्स ज्ञात कर देंगे। इसी तरह से वाई श्रेणी के लिए भी उसके अंदर से ही एक जो बीच का पद है उसको कल्पित माध्य मानते हुए उसके साथ में विचलन ज्ञात कर लेंगे वाई श्रेणी का। उसके बाद में इन दोनों की जोड़ कर लेंगे जो समेशन डी एक्स डी वाई हो जाएगी। उसके बाद में हम विचलन जो ज्ञात किए हैं उनका वर्ग निकाल देंगे और उनकी जोड़ कर लेंगे, अर्थात विचलनों का वर्ग कर उनकी जोड़ करना। जैसे डी एक्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई किया यानी स्क्वायर किया और स्क्वायर करने के बाद उसकी जोड़ कर ली। उसके बाद में इसी तरह से वाई श्रेणी के लिए भी कर लेंगे। उसके बाद में विचलनों का गुणा करके जोड़, अर्थात डी एक्स और डी वाई करके उसकी जोड़ कर लेंगे, फिर सूत्र में लिखकर हल कर देंगे। सूत्र क्या है? सूत्र आपके सामने ये मैंने बताया था, यही वाला सूत्र है जो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। R इज इक्वल टू समेशन डी एक्स, R इज इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन एन डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर एक्स माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू समेशन डी स्क्वायर वाई माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये इसका सूत्र रहेगा और इस तरह से हम प्रश्नों को हल करेंगे। अगले लेक्चर में हम एक प्रश्न को लेंगे और उसे लघु विधि द्वारा हल करेंगे। धन्यवाद।